हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बी माय मेंटोर। सो आज हम लोग नए वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे टॉप 10 एमसीक्यूज ऑफ चैप्टर नंबर 2 फ्रॉम फिजिक्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने से पहले लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इससे हमें मोटिवेशन मिले, ताकि हम और अच्छे से अच्छा कंटेंट ला पाएँ आपके लिए। ठीक है, जैसा कि हमने पहले भी प्रॉमिस कर रखा था कि हम लोग और बहुत सारी वीडियोज लेके आएंगे जिसमें हम आपकी प्रैक्टिस कराएंगे CUET को ध्यान में रखते हुए। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि द प्रोसेस इन विच द रीजन इज मेड फ्री फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब ये बोल रहा है कि एक उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं अगर उस रीजन को इलेक्ट्रिक फील्ड से फ्री कर दिया है। तो पहला ऑप्शन है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दूसरा ऑप्शन है इलेक्ट्रोस्टैटिक बाइंडिंग एंड तीसरा ऑप्शन है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। तो फ्रेंड्स, इसका आपको आंसर्स में बहुत ही ज्यादा सिंपल है। आपने ये फिनोमेना बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए फ्रेंड्स, आपको पेन से समझाता हूं। ठीक है, तो इसमें हम लोग इसका आंसर क्या होने वाला है? इसका आंसर होने वाला है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। देखिए फ्रेंड्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग एक फिनोमेना है जो कि हम लोग यूज करते हैं जब हम फैराडे केजिंग करते हैं। ठीक है ना, अगर किसी रीजन को इलेक्ट्रिक फील्ड फ्री बनाने के लिए, जिसमें अगर इसका इफेक्ट खत्म करना होता है हमें। ठीक है, तो आगे चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर टू बोल रहा है कि द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज। तो फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, देखिए फ्रेंड्स, ये तो बहुत आसान सी बात है। पहला ऑप्शन देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत सारे बेसिक क्वेश्चन हैं जो कि देखिए ये CUET इतना आसान नहीं होने वाला, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल बेस होगा। जिस जिस बच्चे की कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है उसका ये आंसर, उसका ये पेपर बहुत अच्छी से निकल जाने वाला है। तो ठीक है, तो इसका आंसर होने वाला है, देखते हैं पहले क्या है। तो पहला ऑप्शन है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल वर्क डन इनटू चार्ज। तो ये तो गलत बात है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को V होता है, जो कि होता है वर्क डन अपॉन चार्ज। यानी कि चार्ज को हम C से रिप्रेजेंट करें या फिर हम इसको और Q से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यार जैसे कि बोल सकते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल V इज इक्वल टू W/Q। तो देखते हैं W/Q से मतलब हो गया वर्क डन अपॉन चार्ज, वर्क डन। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए मैच कराते हैं। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 मैच कर रहा है कि वर्क डन अपॉन चार्ज। ठीक है, तो फ्रेंड्स आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 के पास चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि 1 वोल्ट क्या होता है, 1 वोल्ट की वैल्यू क्या है, 1 वोल्ट क्या रिप्रेजेंट करता है। तो फ्रेंड्स 1 वोल्ट ऑप्शन चेक करते हैं, जैसे कि आपका CUET और MCQs बेस्ड होने वाला है, तो ऑप्शन चेक करते हैं। पहला बोल रहा है कि 1 कूलम, यानी कि 1 वोल्ट की वैल्यू क्या है, 1 कूलम। तो फ्रेंड्स ये तो ऑप्शन गलत हो गया। 1 कूलम का मतलब हो गया एक चार्ज, जो कि गलत है ना। तो दूसरा ऑप्शन बोल रहा है न्यूटन पर कूलम। न्यूटन पर कूलम का मतलब यानी कि फोर्स अपॉन क्यू, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 होने वाला है। ठीक है, तो ये तो गलत है। अब क्वेश्चन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 को डिस्कस करते हैं, जो कि बोल रहा है 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल पर कूलम। तो ये आंसर सही है। आंसर नंबर सही क्या है? 1 जूल पर कूलम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होने वाला है, क्वेश्चन आंसर ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो आगे डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। फ्रेंड्स, इस वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करना है हमें, इसलिए डायरेक्ट अपने क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। बाकी आपके मन में जो भी डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, आप हमको इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम लोगों को बहुत मेहनत लगता है इसे बनाने में। हम लोग खुद से कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, हम लोग अपने कॉलेज से टाइम निकाल के, अपने एग्जाम्स वगैरह से प्रिपरेशन से टाइम निकाल के आपको ये सब कर रहे हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन लेते हैं, चलिए। अगला क्वेश्चन है द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज ओवर ए क्लोज पाथ इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज। तो इसका कहने का मतलब है कि एक मैं ड्रॉ कर लेता हूं। इन्होंने एक वर्क डन करना है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मूव कराया इन्होंने एक क्लोज पाथ पे। जैसे कि मानिए क्लोज पाथ है, तो इन्होंने बोला है कि इस क्लोज पाथ पे एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, यानी कि पॉजिटिव चार्ज मैंने क्यों ले लिया, उसको मूव कराया है, तो उसमें वर्क डन क्या होने वाला है। तो फ्रेंड्स ये तो आपको एक डायरेक्ट स्टेटमेंट है, जो आपको NCERT बेस्ड स्टेटमेंट है,
जो आपको याद होना चाहिए कि द वर्क डन इन मूविंग किसी चार्ज को मूव कराने के लिए क्लोज पाथ में वर्क डन उसका 0 होता है। तो अगर मैच करते हैं, देखिए ऑप्शन में 0 है या नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स, पहला ऑप्शन बोला कि ऑलवेज वर्क डन, तो ये गलत होगा। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो 0 मैच कर रहा है। देखिए हमारा आंसर भी मैंने इसमें मार्क कर रखा है 0 है, तो हमारा आंसर मैच कर गया 0। ठीक है, तो फ्रेंड चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है a surface that has the same, मैं इसमें अपने चलिए यहीं से डिस्कस कर लेते हैं, छोड़िए। हम लोग यहाँ पे इसलिए रखते हैं सारी चीजें ताकि आपको अच्छे से समझा सकें। ठीक है, तो अभी वो नहीं मिल रहा, तो यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि द सरफेस दैट हैज द सेम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट, the surface that has the same electric potential at every point on its is known as, इन्होंने बोला कि एक सरफेस है जिसका इलेक्ट्रो पोटेंशियल सेम है उस सरफेस पर। जैसे मान के चलिए ये कोई प्लेन है, इसके पूरे प्लेन पर जो पोटेंशियल है वो सेम होने वाला है, तो ऐसे सरफेस को क्या बोलेंगे? तो ऑप्शन 1 मैच करते हैं। ऑप्शन 1 क्या है? ये वैसे इसका आंसर इलेक्ट्रो इक्विपोटेंशियल होने वाला है, इक्विपोटेंशियल सरफेस पर। ठीक है, क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस की डेफिनेशन होती है कि पूरे सरफेस पर उसका पोटेंशियल सेम होना। तो देखते हैं मैच, ऑप्शन नंबर 4 है जो कि मैच कर रहा है इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो इसका आंसर क्या होने वाला है? इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि द वर्क डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट वर्क किया हुआ, तो वो किस फॉर्म में उसमें स्टोर होगा? द वर्क डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो उस एनर्जी की फॉर्म को क्या बोलेंगे? तो फ्रेंड्स ये तो जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, ग्रेविटेशियस एग्जांपल देता हूं कि कोई एक बोतल है जो कि मैंने ले जाके एक हाइट पे रख दी, तो जो मैंने जो वर्क डन उस पर किया, जो उस पर एनर्जी लगी, वो उसमें किस फॉर्म में स्टोर हुई? वो उसकी ग्रेविटेशनल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हुई, जो कि ऊपर जाके उस पर एक एनर्जी आ गई ना h हाइट पे जाके। तो ठीक है, तो फ्रेंड्स उस सेम तरह से इसमें पूछा है कि अगर हमने उस पर वर्क डन किया गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट, तो वो किस फॉर्म में स्टोर होगा? तो आंसर है कि जो उसका आंसर होने वाला वो है उसकी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा, तो उसका ऑप्शन मैच कर लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आ गया ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि डाई इलेक्ट्रिक क्या होता है? डाई इलेक्ट्रिक क्या होता है? कंडक्टर होता है, इंसुलेटर होता है, नॉन की ऑप्शन नंबर 1 बोल रहा है कि कंडक्टर, ऑप्शन नंबर 2 बोल रहा है कि नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस। ठीक है, और ऑप्शन नंबर 3 बोल रहा है कि नॉन सेमी कंडक्टिंग सब्सटेंस, और ऑप्शन नंबर 4 है नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स आप ये बताइए कि इसका आंसर क्या होने वाला है। ठीक है, तो इसका आंसर चलिए डायरेक्ट आंसर देते हैं। ठीक है, आप साथ साथ इसको सॉल्व करते रहिए ताकि आपको सब चीजें याद रहें। क्वेश्चन में ये जब आपके सीयूईटी में एग्जाम में जब मेन पेपर में ये क्वेश्चन आए तो आप बिल्कुल हिचकिचाएं नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर होने वाला नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस। जो डाइलेक्ट्रिक होता है वो नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस होता है। ठीक है, इसको याद कर लीजिए, ये आप फॉर्मुलेज में भी आएंगे, आगे चैप्टर्स में जो एमसीक्यूज लेके आने वाले हैं उसमें इसका यूज भी होने वाला है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि द कैपेसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज इंक्रीज व्हेन, मतलब इन्होंने बोला है कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसकी कैपेसिटी को इंक्रीज किया गया, तो वो कब इंक्रीज होगी? तो देखिए मैं फ्रेंड्स एक फॉर्मूला लिखता हूं, C इज इक्वल टू A बाई एप्सिलॉन नॉट A बाई D। ये आपको फॉर्मूला याद होगा। ठीक है, याद नहीं है तो आप एनसीईआरटी में हम लोग ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियोस बना चुके हैं, जाके हमारे प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं जिनमें हमने क्वेश्चंस को डिस्कस किया है, इससे पहले भी क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। ठीक है, और उनकी थ्योरी भी डिस्कस की है। तो कैपेसिटेंस इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D।
ठीक है। तो यानी कि कैपेसिटेंस का एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी का मतलब हो गया कि सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई डी। ठीक है। तो अगर सी को इंक्रीज करना है, सी को इंक्रीज करना है तो ए को बढ़ाना पड़ेगा या फिर डी को डिक्रीज करना पड़ेगा। तो ठीक है, ऑप्शंस तो मैच कर लेते हैं कि कौन सा मैच कर रहा है। द एरिया ऑफ द प्लेट इज डिक्रीज, तो ये तो गलत हो गया क्योंकि हमको सी को बढ़ाना है, तो एरिया डिक्रीज करें तो सी बढ़ जाए क्योंकि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है। तो एरिया ऑफ द प्लेट इज इंक्रीज्ड, यस, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, एरिया ऑफ द प्लेट इज इंक्रीज्ड। ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इनसाइड अ कंडक्टिंग सरफेस। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, आपको हमेशा ये आपकी टिप्स पर होना चाहिए। आपको कोई पूछ ले कि ये इसका आंसर क्या है तो आपको याद होना चाहिए। ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन मैं आपको ऑप्शन से बताता हूं। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बोल रहा है 0, ऑप्शन नंबर 1 बोल रहा है कि 0। तो आप मुझे बताइए इसको चेक करके कि ये 0 है या नहीं। कमेंट बॉक्स में इसको बताइए कि 0 क्यों नहीं है, अगर है तो क्यों है। ठीक है। तो लेकिन ऑप्शन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं, इंक्रीज फ्रॉम सेंटर टू सरफेस। तो ये तो गलत है, सेंटर टू सरफेस इंक्रीज नहीं करता है, इंक्रीज भी नहीं करता, डिक्रीज भी नहीं करता। ठीक है। और 0 भी नहीं होता। तो आंसर क्या रहेगा, रिमेन कांस्टेंट फ्रॉम सेंटर टू सरफेस। ये एक स्फीयर की प्रॉपर्टी है, अगर उसके अंदर की उसका सरफेस से लेके सेंटर तक पोटेंशियल सेम रहता है। आप इस चीज को याद रखिए कॉन्सेप्ट। कभी कभी क्या होता है ना कि आपको ट्रिक करने के लिए पेपर में पूछा जा सकता है कि भाई ऐसे कुछ क्वेश्चन दे देंगे जिसमें कि कुछ कुछ रख देंगे बीच में, लाइक कोई इंसुलेटर रख दिया, कुछ XYZ कुछ रख दिया अंदर, फिर पूछेंगे कि सर उस पर कुछ चेंज आएगा या नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स आपको ये चीज हमेशा अपने याद में रखनी है कि सर इस सेंटर से लेके स्फीयर के सरफेस तक जो पोटेंशियल होता है वो सेम रहता है। ठीक है। तो सेम रहता है, तो इसका आंसर क्या होने वाला है, रिमेन कांस्टेंट फ्रॉम सेंटर टू सरफेस। तो आंसर नंबर इज 9, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। तो चलिए फ्रेंड्स इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। बाकी इस क्वेश्चन जो क्वेश्चन अभी मैंने डिस्कस किए इनके रिगार्डिंग आपके मन में कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं मेरे चैट बॉक्स में। आप जो मेरे कमेंट बॉक्स है उसमें आके रिप्लाई कर सकते हैं, मुझे अपने डाउट्स बता सकते हैं। और इस वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तो आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जो भी बच्चे आपके फ्रेंड्स हैं उन सबकी भी हेल्प हो पाए, वो लोग भी प्रैक्टिस कर पाए। ठीक है। तो थैंक यू। और बाकी और सारी वीडियोस हम लेके आने वाले हैं BSc के लिए भी, ठीक है, और बिजनेस के लिए, कॉमर्स के रिगार्डिंग भी सब हम लेके आने वाले हैं। तो फ्रेंड्स बने रहिए आप हमारे साथ। थैंक यू।